नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन आंसर सीरीज के भूगोल का 29वां क्लास है और आज से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 के भूगोल को। और कक्षा 12 के भूगोल का यह अध्याय 1 का भाग 1 है, जो कि जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि उत्तर भारत के राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है आपका कि प्रायद्वीपीय भारत के तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो यह गलत है। कैसे गलत है हम आपको बताएंगे एक्सप्लेन में। और तीसरा कह रहा है आपका कि हिमालय के पर्वतीय राज्य और उत्तर पूर्वी राज्यों में निम्न जनसंख्या घनत्व है। तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। तो पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सही आंसर होता है बी, कि केवल 2 वाला कथन सत्य नहीं है। अब जानते हैं एक्सप्लेन में। तो आप सभी ने पता है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में है, जहां पर प्रति वर्ग किलोमीटर 11,006 व्यक्ति निवास करते हैं। दूसरे स्थान पर आता है आपका पश्चिम बंगाल, जहां पर 1,028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और तीसरे स्थान में आता है आपका उत्तर प्रदेश, जहां पर 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अब दूसरे ऑप्शन की बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत में तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो यह गलत है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो पाया जाता है वह केरल राज्य में पाया जाता है, जहां पर जनसंख्या घनत्व 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु आता है, जहां पर 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। तीसरे स्थान पे कर्नाटक आता है। ठीक है, कर्नाटक जो है वह तीसरे स्थान पे है, जहां पर 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो और आगे की अगर बात किया जाए कि हिमालय के पर्वतीय राज्यों में बात करें, असम को छोड़कर बाकी सारे जो राज्य हैं वहाँ पर अपेक्षाकृत न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। असम राज्य में अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो असम में जो जनसंख्या घनत्व है 398 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर असम राज्य में जनसंख्या घनत्व है। और अगर अपने केंद्र शासित राज्यों की बात किया जाए तो अंडमान निकोबार को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित राज्यों में जनसंख्या घनत्व जो है उच्च है। अंडमान निकोबार में जनसंख्या घनत्व की बात करें, अंडमान एंड निकोबार में, तो अगर आपसे पूछा जाए केंद्र शासित राज्यों में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो केंद्र शासित राज्यों में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वह अंडमान निकोबार में है, जहां पर 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका एक्सप्लेन रहा पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार मुस्लिम समुदाय की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर में पिछले दशक की अपेक्षा हिंदू समुदाय की तुलना में अधिक गिरावट दर्ज की गई, जो कि बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या बौद्ध धार्मिक समुदाय की है। तो यहाँ पर आपका ये स्टेटमेंट गलत होता है। अब किस प्रकार से गलत होता है पहले आंसर देखते हैं। तो यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही है, तो सही होता है आपका आंसर ए, कि केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। अब यहाँ पे जानते हैं कि 2001 से 2011 दशक के दौरान पिछले दशक की तुलना में हिंदू और मुस्लिम धर्म समुदाय की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी दर्ज की गई, जहां हिंदू समुदाय की वृद्धि दर 1991 से 2001, अगर हिंदू समुदाय की बात करें तो जहां पे हिंदू समुदाय में 1991 से 2001 में जो है के दशक में 19.92% जनसंख्या थी। वहीं पर ठीक है इनकी 2011 वाली जनगणना में, ठीक है हिंदू समुदाय की 2011 वाली जनगणना में इनकी 10 की वृद्धि हो गई 16.72%। और अगर मुस्लिम समुदाय की बात किया जाए तो मुस्लिम समुदाय की 2011 में जो 10 की वृद्धि की बात किया जाए तो वह 24.60% थी, जो कि पिछले दशक जो थी 29.52% दर्ज की गई थी। तो इस प्रकार से पहला वाला कथन गलत है। दूसरे की अगर बात किया जाए तो भारत में सबसे कम जो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो धर्म है वह जैन धर्म है, न कि बौद्ध धर्म है।
ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है, तो हिंदू है। पहले नंबर पे हिंदू आता है, दूसरे नंबर पे मुस्लिम, तीसरे नंबर पे क्रिश्चियन, चौथे नंबर पे सिख, पाँचवें नंबर पे बौद्ध, और सबसे कम धर्म वाला जो जनसंख्या है भारत में वो है जैन धर्म। इस कारण से दूसरा वाला गलत होता है। अगला क्वेश्चन है कि साल 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई, अंडमान निकोबार की, नागालैंड की, सिक्किम की या केरल की। तो सही आंसर होता है बी, नागालैंड की 2011 के जनगणना के अनुसार ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। जानते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय 10 की वृद्धि दर जो रही, भारत की राष्ट्रीय 10 की वृद्धि दर जो है वह 17.64% थी, और नागालैंड में जो है वह उसकी जो वृद्धि दर थी -0.47% दर्ज की गई। मेघालय, और आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक वृद्धि दर जो जनसंख्या की किस राज्य में दर्ज की गई, तो सबसे अधिक जो था वह मेघालय राज्य का था, जो था 27.82%। तो सबसे कम नागालैंड की -0.47%, ठीक है। मेघालय राज्य की सबसे अधिक 27.82%, और भारत की, पूरे भारत की जो 10 की वृद्धि दर थी वह 17.64% थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व कम है। ऑप्शन है आपका लक्षद्वीप, दमन दीव, सिक्किम या अंडमान निकोबार। तो मैंने आपसे बताया कि अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्र शासित राज्यों में सबसे जो आपका की जनसंख्या की बात किया जाए कि किसकी जनसंख्या सबसे कम है, तो यहाँ पर सही आंसर होता है ए, कि लक्षद्वीप का जनसंख्या जो है सबसे कम है। एक्सप्लेन में जानते हैं तो 2011 की जनगणना के अनुसार आप सभी ने पता है कि भारत की जो जनसंख्या है 121.02 करोड़ है, और जनसंख्या वृद्धि के मतलब दृष्टि से भारत के राज्यों की सर्वाधिक जो जनसंख्या है वह यूपी की है। यूपी की सर्वाधिक जनसंख्या जो कि 19.95 करोड़ है, और सबसे कम जनसंख्या जो है केंद्र शासित राज्यों की बात किया जाए तो लक्षद्वीप की है। लक्ष्य एंड द्वीप यहाँ पे लिखते हैं। इसकी जनसंख्या जो है 64,429 मात्रा है, और सबसे कम जो जनसंख्या अगर पूर्ण राज्य जो हैं उनकी अगर बात करें, यहाँ पे केंद्र शासित राज्यों की बात किया जाए या पूरे भारत के राज्यों की बात की जाए तो सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की है, और केवल राज्यों की बात की जाए तो सबसे कम जनसंख्या जो है वह सिक्किम राज्य की है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य की, यहाँ की जनसंख्या 6.10 लाख है, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की। अगर भारत के 28+8 राज्यों की बात की जाए तो सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की हो जाएगी, और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, और पूरे भारत की जनसंख्या कितनी है तो 121.02 करोड़ है। अगला एक क्वेश्चन आपका है कि भारत में कुल अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है। तो आपने पता है कि भारतीय संविधान का जो आपका अनुसूची 8 है, उसमें भाषाओं की व्याख्या की गई है, और 8वीं अनुसूची के अनुसार जो आपके भाषाओं की संख्या कुल कितनी सुनिश्चित की गई है, तो 22 सुनिश्चित की गई। तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की व्याख्या आता है, और 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को सूचित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में जिलों की संख्या कुल कितनी है, 620, 629, 630 या 640। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत में कुल जिलों की संख्या 640 है। तो सही आंसर होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 68.84% या 64.84% या 66.84% या 62.84%। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या है वह 68.84% है। तो सही आंसर होता है आपका ए। और शहरी जनसंख्या की अगर बात की जाए तो शहरी जनसंख्या जो है वह 31.16% है। यह 2011 के जनगणना के अनुसार है। आगे की अगर बात करें तो जनगणना 2001 की तुलना में 2011 में नगरीकरण में वृद्धि हुई। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जो थी वह 27.8% थी। वहीं 2011 में बढ़कर कितनी हो गई नगरीय जनसंख्या, 31.1
16% हो गई। ठीक है, आगे की अगर बात किया है तो ग्रामीण जनसंख्या के विपरीत भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 31.16 जो प्रतिशत आया है वह काफ़ी निम्न है, किंतु पिछले दशकों में यह वृद्धि काफ़ी तेज़ी से हुआ है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 2011 के जनगणना और 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई या कमी हुई, तो आप क्या कहोगे कि वृद्धि हुई, क्योंकि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या 27.8% थी, जो कि 2011 के जनगणना में नगरीय जनसंख्या 31.16% हो गई। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो 68.86% और शहरी जनसंख्या जो है 31.16% है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? दमन दीव, दादर नगर हवेली या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपने पता है कि यह दोनों जो हैं एक साथ हो गए, दमन दीव दादर नगर हवेली अब एक ही केंद्र शासित राज्य हैं, लेकिन यहाँ पर सही आंसर होता है सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है वह आपका ग्रामीण जनसंख्या जो है 64.33% है, और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या किस केंद्र शासित राज्य में यानी कि यूटी में है, तो वह आपका चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो वह है आपका 2.75%। ठीक है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या जो है वह चंडीगढ़ राज्य में है, जहां पर ग्रामीण जनसंख्या मात्र 2.75% है, और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, जहां पे 64.33% लोग ग्रामीण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या बिहार। तो भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वह बिहार राज्य में निवास करती है, तो सही आंसर होता है आपका डी। अब यहाँ पे बात करें कि बिहार राज्य में ग्रामीण जनसंख्या जो है वह 88.70% है 2011 के जनगणना के अनुसार, और वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या जो है 77.72% निवास करती है। महाराष्ट्र राज्य की अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र राज्य में जो है वह 54.77% जनसंख्या ग्रामीण निवास करती है। और बात करते हैं उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा राज्य में जो है वह आपका 83.32% जनसंख्या ग्रामीण निवास करती है। अगर यहाँ पे बात किया जाए कि ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक तथा दिल्ली में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सर्वाधिक की अगर बात किया जाए तो बिहार राज्य में निवास करती है। तो यहाँ पे सारे राज्यों का आपका एक्सप्लेन हो गया। दूसरे क्रम पे आपका उड़ीसा राज्य आ जाता है, तीसरे क्रम में आपका उत्तर प्रदेश राज्य आता है। तो सबसे अधिक ग्रामीण जो जनसंख्या निवास करती है वह बिहार राज्य में निवास करती है, दूसरे क्रम में आपका उड़ीसा आ जाता है, तीसरे क्रम में आपका उत्तर प्रदेश आता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत सरकार की राष्ट्रीय युवा नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा नीति 2001 में प्रायोजित की गई थी, तो यह गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय युवा नीति जो है वह साल 2003 में प्रायोजित की गई थी, न कि 2001 में। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा नीति को कि युवा किशोर जनसंख्या के समग्र विकास के देखरेख हेतु अभिकल्पित किया गया है, तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। तीसरा कह रहा है कि इसमें महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया है, तो यह भी सत्य है। चौथा कह रहा है कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य निर्णय लेने में युवाओं की प्रभावी सहभागिता और एक सुयोग्य नेतृत्व के उत्तरदायित्व के निर्वहन के संदर्भ में उनको सशक्त बनाना है, तो यह भी स्टेटमेंट सत्य है। तो यहाँ पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल पहला वाला कथन सही नहीं है, तो सही आंसर होता है आपका डी, क्योंकि राष्ट्रीय युवा नीति को जो प्रायोजित किया गया था 2003 में प्रायोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि प्रावस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है आपका कि 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है, तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है कि 1951 से 1981 के दशकों के मध्य मृत्यु दर में तीव्र वृद्धि हुई, तो यह गलत है, क्योंकि इस दौरान मृत्यु दर में ठीक है वृद्धि नहीं हुई थी, कमी हुई थी।
ठीक है। तीसरा कह रहा है कि 1981 के बाद से जनसंख्या वृद्धि दर मंद गति से घटी, तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। और चौथा कह रहा है कि 1981 के बाद के दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर के कम होने के प्रमुख कारण विवाह की औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि तथा स्त्री शिक्षा में सुधार है। तो यह भी स्टेटमेंट आपका सत्य है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो पहला, तीसरा और चौथा आपके स्टेटमेंट सही हैं। तो सही आंसर होता है आपका बी। दूसरा वाला क्यों गलत है, क्योंकि 1951 से 1981 के बीच में जो भारत की मृत्यु दर थी वह कम थी, न कि अधिक थी। इस प्रकार से दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन दशकों को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1951 से 1981 या 1981 से 2011 या 1921 से 1951 या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि के रूप में 1921 से 1951 को जाना जाता है। तो सही आंसर होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में निम्नलिखित में से किस दशक की वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई थी? 1911 से 1921 या 1901 से 1911 या 1971 से 1981 या 1951 से 1961। तो भारत में जो है ऋणात्मक वृद्धि दर जो दर्ज की गई थी 1911 से 1921 के बीच में दर्ज की गई थी। तो सही आंसर होता है आपका ए। अब यहाँ पे जानते हैं कि भारत की जनसंख्या के दोनों दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर बहुत ऊंची है। समय के साथ साथ वह नित्य बढ़ती रही है। भारत की वार्षिक जो जनसंख्या वृद्धि दर है वह 1.64% दर्ज की गई है। 1911 से 1921 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई। इस दशक में जन्म और मृत्यु दर दोनों ही ऊंची थी, जिसमें वृद्धि दर निम्न बनी रही। 1911 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि दर रुद्ध अथवा स्थिर प्रावस्था माना जाता है, क्योंकि इस अवधि में वृद्धि दर अत्यंत निम्न थी। और इसका मूल कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वार में अधिक से अधिक लोग मारे गए, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण ठीक है भारत में कई सारे महामारी इस प्रकार की आपदाएं आई, जिसके कारण ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण के प्रतिरूपों को निम्नलिखित में से कौन से भौतिक कारक निर्धारित करते हैं? भूविन्यास, जल की उपलब्धता, जलवायु या उपर्युक्त। तो आप सभी ने पता है कि जनसंख्या वितरण के प्रारूपों को ये सभी भौतिक कारक जो है वह निर्धारित करते हैं। तो सही आंसर होता है आपका डी। अब यहाँ पे बात करें तो भूविन्यास, जल की उपलब्धता और जलवायु प्रमुख रूप से जनसंख्या वितरण के प्रारूपों को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि उत्तर भारत के मैदान में डेल्टा और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिले, हिमालय, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी राज्यों की अपेक्षा उच्च है, क्योंकि उत्तर भारत में एक अनुकूल जनसंख्या के निवास करने की दशाएं बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। सही आंसर होता है आपका डी। और यहाँ पर अगर भारत के उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वह 19.95 करोड़ है। उसके बाद महाराष्ट्र की बात किया तो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, और महाराष्ट्र की जो जनसंख्या है 11.23 करोड़ है। उसके बाद बिहार राज्य की जनसंख्या आती है। बिहार राज्य की जनसंख्या जो है 10.38 करोड़ है। और उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल की जो जनसंख्या है 9.13 करोड़ है। तो यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कह रहा है आपका कि भारत में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे यहाँ जनगणना जो होता है प्रत्येक 10 वर्षों पर होता है। और दूसरा कह रहा है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना साल 1981 में की गई थी। तो यह भी बिल्कुल आपका सत्य है, लॉर्ड रिपन था।
पहली जनगणना जो कराई गई थी, मतलब कि जो नियमित रूप से जनगणना कराई गई थी, उसका श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। लेकिन भारत में पहली जो जनगणना 1872 में कराई गई थी वह नियमित नहीं थी, और उस समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड मेयो था। ठीक है, तो यह नियमित जनगणना नहीं थी, लेकिन रिपन ने कहा कि प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना होगी, और इसकी शुरुआत साल 1981 से होती है। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है आपका सी, कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार महिला श्रमिकों की संख्या द्वितीयक सेक्टर में सर्वाधिक है, तो यह आपका गलत है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है आपका कि भारत के हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्य में कृषकों की तथा बिहार आंध्र प्रदेश में कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है, तो यह कथन बिल्कुल आपका सत्य है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो केवल दूसरा वाला कथन आपका सत्य है, तो सही आंसर होता है आपका बी। अब यहाँ पे एक्सप्लेन में जानते हैं। तो भारत के जनगणना 2011 के अनुसार महिला श्रमिकों की सर्वाधिक संख्या जो है वह प्राथमिक सेक्टर में है। ठीक है, यहाँ पे द्वितीयक सेक्टर दिया है, यह गलत है, क्योंकि सर्वाधिक संख्या जो है प्राथमिक सेक्टर में है। प्राथमिक सेक्टर में है। और उसके बाद अगर बात किया जाए कि इसके बाद द्वितीयक सेक्टर में आपका महिलाओं की संख्या है, तो इस प्रकार से पहला वाला गलत होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिलाओं की संख्या किस सेक्टर में है, तो प्राथमिक सेक्टर में है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो पहला कह रहा है कि सीमांत श्रमिक वह है जो एक वर्ष में 183 दिन कार्य पूरा करता है, तो यह बिल्कुल आपका मतलब कि गलत है, क्योंकि इसे सीमांत श्रमिक नहीं है कहा जाता है, उसे मुख्य श्रमिक कहा जाता है। ठीक है, तो पहला वाला आपका गलत है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि श्रमजीवी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत गैर घरेलू उद्योगों, व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो दूसरा वाला भी स्टेटमेंट आपका गलत होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इन दोनों में से कोई सत्य नहीं है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होता है डी। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है आपका मुख्य श्रमिक, दूसरा होता है आपका सीमांत श्रमिक, और तीसरा होता है अश्रमिक। ठीक है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। अब यहाँ पे होता है कि मुख्य श्रमिक किसे कहा जाता है, तो वह व्यक्ति जो कम से कम एक साल में 183 दिन काम करता हो उसे मुख्य श्रमिक कहा जाता है। सीमांत श्रमिक किसे कहा जाता है, तो वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन काम करता हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसका फिक्स है कि 183 दिन यह काम करेगा, लेकिन यहाँ पे है कि कम से कम 183 दिन काम करेगा, और उसके बाद आपके अश्रमिक व्यक्ति आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका दोनों का दोनों स्टेटमेंट आपका गलत होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है। तो पहला कह रहा है द्रविड़, दूसरा कह रहा है चीनी तिब्बती, तीसरा कह रहा है भारतीय यूरोपीय जिसको हम लोग भारोपीय कह लेते हैं, और चौथा कह रहा है कि आस्ट्रिक। तो भारत में जो सबसे बड़ा भाषाई समूह है वह भारतीय यूरोपीय है, जो कि 73% लोग भारतीय यूरोपीय बोलते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका द्रविड़ आता है जो कि 20% बोलते हैं। उसके बाद आस्ट्रिक आता है जो कि 1.38% लोग बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका चीनी और तिब्बती आता है जिसको हम लोग किरात भी कह लेते हैं, यह मात्र 0.85% भाषा बोलते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा भाषाई समूह जो है वह भारोपीय है, जिसको हम लोग आर्य के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 1991 से 2011 की तुलना में 2001 और 2011 में किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक गिरावट देखी गई। तमिलनाडु राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में, पुडुचेरी में या महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर सही आंसर होता है डी कि 2001 और 2011 के बीच में सबसे जो है दशकीय वृद्धि दर में जो सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई वह महाराष्ट्र राज्य में देखी गई। अगला क्वेश्चन है 1991 से 2001 के दशक के दौरान भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम दर्ज की गई। ऑप्शन है
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होता है सी कि सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि दर है 1991 से 2001 के बीच में वह केरल राज्य में देखी गई। तो यहाँ पर सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है आपका कि दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। तो यह कथन बिल्कुल आपका सत्य है। दूसरा कह रहा है कि प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर से निर्धारित किया जाता है। तो यह भी आपका कथन बिल्कुल सत्य होता है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं। तो सही आंसर होता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अंडमान निकोबार द्वीप में, या दिल्ली में, या दादर नगर हवेली में, या चंडीगढ़ में। तो इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की अगर बात किया जाए तो वह दिल्ली राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो सही आंसर होता है आपका बी। दिल्ली राज्य की अगर जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो यहाँ पर 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली। तो यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो सही आंसर होता है आपका सी। और जैसा कि मैंने बताया कि दक्षिण के राज्यों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वह केरल, मतलब कि केरल राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं आपसे बता रहा हूँ कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वह बिहार है। केंद्र शासित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है। दक्षिण भारतीय राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व केरल राज्य में है। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वह है आपका कि वर्तमान में राजस्थान राज्य में भौगोलिक एवं जलवायु प्रतिकूल स्थिति के बावजूद जनसंख्या अनुपात के बढ़ने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी हैं। पहला कह रहा है आपका सिंचाई के साधनों का विकास। दूसरा कह रहा है खनिज और ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता। तीसरा कह रहा है परिवहन जाल का विकास। तो राजस्थान राज्य में जनसंख्या वृद्धि का जो मुख्य कारण है वह है सिंचाई के साधनों का विकास है। तो सही आंसर होता है कि केवल ए वाला जो स्टेटमेंट है वह राजस्थान राज्य में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। तो सही आंसर होता है आपका ए। दोस्तों, ये जो था वह कक्षा 12 के अध्याय 1 जनसंख्या पे आधारित जो क्वेश्चन आंसर का पहला सीरीज रहा। दूसरा सीरीज जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।